हाय हेलो। कैसे हो बच्चे? मेरा नाम है डॉक्टर अजीत शेखर और आज से हम लोग अपना बायोलॉजी का जर्नी नीतू जी के लिए शुरू कर रहे हैं। नीतू जी मतलब नीतू नहीं, नीट यू जी। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग अपना जर्नी हम लोग को किसी भी तरीके से नीतू जी को पाना है, नीट यू जी को पाना है। सो नीट यूजी की बात करें तो उसमें 11th और 12th दो पार्ट है बायोलॉजी का। हम लोग आज क्लास 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, व्हाट इज लिविंग। सर 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 ये बताइए इसमें पढ़ेंगे क्या? पढ़ने के लिए तीन टॉपिक्स हैं, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सर ये व्हाट इज लिविंग तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। हाँ बच्चे तुम सही बोले, नहीं दिया हुआ है, मगर ये नीट के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, इसलिए हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे। ओके, क्वेश्चन कितना पूछता है सर हर साल? हर साल तो नहीं कह सकते, मगर इसमें एक क्वेश्चन की संभावना हमेशा रहती थी। ठीक है, इसका फेवरेट टैक्सोनॉमिक एड्स हुआ करता था, जो कि अब है नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग जब टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि हाँ इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ चैप्टर को पढ़ना है और बस उतना ही देर कंसिडरेशन, बाकी सारा टाइम यू कैन डू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसलिए निश्चिंत रहिए। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर एनसीईआरटी ने आप लोग को अगर देखा होगा तो ये इंटरफेस में, ये जो पहला पेज में यूनिट का जो इंटरफेस है उसमें ये दिया हुआ है। ये पेज कभी कभी दिन ऐसा खराब रहता है कि इस पेज से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग कवर टू कवर पढ़ेंगे। ये पहला कवर से लेके लास्ट कवर तक हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, फ्रॉम दिस कवर टू दिस कवर। ठीक है, ये क्लास 11 का बायोलॉजी है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, तो जो हो 26 वाले 27 वाले आप ध्यान से आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले बात उठता है कि बायोलॉजी क्या है। सर बायोलॉजी बताइए क्या है? तो बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। इसमें दो वर्ड है, लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म्स का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हो, चाहे नीम का हो, मैंगो का हो, ठीक है, चाहे वो राइस हो, वीट हो, जो भी हो। ठीक है, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे पॉरीफेरा से लेके और मैमल तक, सब की बात है। अलग अलग तरीके का लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म्स में बात किया गया है। ठीक है सर, समझ गए। अब दूसरा लिविंग प्रोसेस सर हमको पता है, हम 10th में पढ़े हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये सारा लिविंग प्रोसेस है। इसी लिविंग प्रोसेस के वजह से हम लोग लिविंग होते हैं। बात कीजिए कि अगर डाइजेशन नहीं हो तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, नर्वस सिस्टम नहीं हो तो हम लोग को हमारा एक्शन कभी कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, वो है ना कि जानना था जापान और चीन पहुंच गए ना, मतलब करेंगे कुछ होगा कुछ, हमारा एक्शन पे कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये बातें हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहेगा तो भाई हर सेल तक फूड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो हर सिस्टम का अपना रोल है, ये हम लोग देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में।
दूसरा बात उसमें लिखा है, ये आपका ये चीज कि इनएमिनेट ऑब्जेक्ट, जो पहले के आदमी थे उसको लगता था कि दुनिया दो ही चीज है, एक इनएमिनेट ऑब्जेक्ट और एनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएमिनेट ऑब्जेक्ट का कहना है कि हवा, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट जैसे हो गया जिसमें लिविंग नहीं है, चाहे वो विंड हो गया, चाहे वो फायर हो गया, चाहे वो सी हो गया, ये सारे चीजों में लाइफ नहीं है। और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, मतलब इसमें लाइफ है। तो सीधा ठीक है, ये बात है। अब ये चीज बहुत ही जानदार चीज है, शानदार चीज है कि ठीक है कि एंथ्रोपोसेंट व्यू लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। एक लाइन है, आप यहां पर देखिए, सोसाइटीज विच इंडल्ज इन द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी वुड रजिस्टर ए लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। इस लाइन का क्या मतलब है? ठीक है कि वैसे सोसाइटीज जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखते हैं बायोलॉजी का, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखते हैं बायोलॉजी का, ठीक है, वो उनका जो बायोलॉजिकल नॉलेज है, बायोलॉजिकल नॉलेज है, बायोलॉजिकल नॉलेज है, बायोलॉजिकल नॉलेज है, वो लिमिटेड रहता है। नॉलेज है वो लिमिटेड रहता है। ऐसा क्यों भाई? वाई? सबसे बड़ा देखिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या? ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक। हाँ भाई, अब आदमी को यूज होने वाला, ह्यूमंस को जो यूज होने वाला चीजें हैं, सिर्फ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब क्या? हाँ भाई, हमारे पास प्लांट्स है और दूसरा एनिमल्स है, ठीक है। प्लांट्स जो हमारे यूज का है, अरे नीम है, तुलसी है, ठीक है, टर्मेरिक है, और एनिमल में काऊ है, मतलब नीम का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कैटल का, काऊ का मिल्क हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, नीम और काऊ, ये दो चीज है। नीम मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गया, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और काऊ के मिल्क को वी यूज फॉर अ कंजम्पशन। तो सिर्फ हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है, अब ऐसा नहीं है कि यही दो जानवर हम लोग को इस धरती पे मिलता है। टाइगर भी, टाइगर भाई साहब भी है, लायन भाई साहब भी है। तो इस भाई साहब को साथ नाइंसाफी क्यों, हम क्यों नहीं इसको पढ़ेंगे? ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक चीजों में इसका ह्यूमंस में कोई ज्यादा असर नहीं है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे, इनके बारे में नहीं जानेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है तो उसका बायोलॉजिकल नॉलेज का डेवलपमेंट लिमिटेड होगा। बात आ रही है समझ में? इसको हम पढ़ेंगे नहीं, मगर इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इकोलॉजिकली देखा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो यही चीज है कि ह्यूमन सेंट्रिक जो होगा वो लिमिटेड प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। अब एक और लाइन लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, तो सिस्टेमिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटीज, डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म्स का। सिस्टमेटिक का मतलब कि कोई एक सिस्टम हो, ठीक है, कि मधुबनी के शहर में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, ये सारे जगहों पर एक कायदा से कानून होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो उसको उस कायदा से ही गुजरना पड़ेगा। कोई नया जानवर मिलेगा तो उसको उस कायदे से ही गुजरना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉपर पहचान हो सके, नामकरण हो सके और उसका वर्गीकरण हो सके, ठीक है। और मॉन्यूमेंटल कहने का मतलब है कि मॉन्यूमेंट जो 500 साल तक चलती है वो 500 साल तक चेंज नहीं होना चाहिए, जनरे 1000 साल तक चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारा डिस्क्रिप्शन, मतलब सिस्टमेटिक और मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ले आया किसको? एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो चीजों का,
कि हाँ अब ऐसा नहीं कि जो पहले से एनिमल अवेलेबल है वैसा ही सेम जानवर मिला तो उसको हाँ ये भी एक नया जानवर नहीं। हम कोई भी नया चीज मिलेगा उसको पहले वाले चीजों से कंपेयर करेंगे कि वो है या नहीं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देन वी विल कम विद द नोमेनक्लेचर कि क्या होगा, नाम कैसे रखेंगे। अभी हम लोग आज वाले इस चैप्टर में देखेंगे कि नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है। अब एक लड़का है, उसकी मां बुलाती है छोटू, राम, श्याम, जो बुलाती है स्कूल में, ठीक है। कोई अच्छा सा नाम होगा, अनीश, मनीष, ठीक है। कोई लड़की है उसकी माँ बुलाती होगी कुछ और, स्कूल का नाम होगा कुछ और, बॉयफ्रेंड बुलाता कुछ और, तो अलग अलग नाम रखा जाता है मगर उसका सर्टिफिकेट नाम एक ही होगा। चाहे वो आईआईटी का फॉर्म भरे, चाहे नीट का फॉर्म भरे, चाहे यूपीएससी का फॉर्म भरे, चाहे बैंक एग्जाम का फॉर्म भरे, सारे जगहों पर नाम एक ही होगा। आधार कार्ड पे भी नाम एक ही होगा मगर उसका मामा, चाचा, नाना, काका, ठीक है, अलग अलग नाम से बुला सकता है, ठीक है। तीसरा है क्लासिफिकेशन कि कहां है वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो फंजाई है, वो प्लांट है, एनिमल है, क्या है, इस चीज पे भी डिफर करना पड़ेगा। अब एक चीज है, ठीक है, कि एक वर्ड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। द बिगेस्ट मीनिंग ऑफ सच स्टडीज रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग सिमिलैरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। कहा गया कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है एट प्रेजेंट, ठीक है, कि कोई भी उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर होगा या सिमिलैरिटीज शो करे या डिसिमिलैरिटीज शो करे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से और पास्ट ऑर्गेनिज्म से। वर्टिकल और इसका कहने का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज, कोई एक स्पीसीज है, 100 साल बाद कोई और स्पीसीज हुआ, एट प्रेजेंट टाइम उस समय भी कोई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहा होगा। मान के चलिए कि ये एक डिफरेंट टाइप के कॉलोनीज है, ये डिफरेंट टाइप के कॉलोनीज है एक। अब इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके ये सब के साथ क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिसिमिलैरिटीज है, मगर एट प्रेजेंट जेनरेशन की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। अगर वही 500 साल पहले, 5000 साल पहले की बात करी जाए तो उसको बोलेंगे वर्टिकल सिमिलैरिटीज, वर्टिकल डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। जैसे बात करी जाए कि हम बात करें जाए वर्टिकल्स का, तो मंकी और ह्यूमंस, मंकी MONKEY, मंकी और ह्यूमंस, ये दोनों आते हैं ऑर्डर प्राइमेट्स में, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हो सकता है, कुछ डिसिमिलैरिटीज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी होगा, डिसिमिलैरिटीज आगे हम देखेंगे एवोल्यूशन चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। बात आ गया समझ में। एट प्रेजेंट अगर किसी चीज से हम लोग सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देख रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल, अगर पहले की साइड में देख रहे होंगे तो वर्टिकल। बात समझ में आ गया। एट प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, पहले का वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही था, ठीक है, इतना ही चीजें, ठीक है, था जो प्रीफेस में देखने लायक, ठीक है। प्रेजेंट डे, फिर उसके बाद कल्चरल मूवमेंट्स हुआ, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया गया, चिपको मूवमेंट, बहुत सारा मूवमेंट है। तो यही मोटा मोटी 3-4 बातें था जो हम लोग को जानने लायक था, समझने लायक था, इसलिए हम लोगों ने बात किया इस पे। अब ये अर्नस्ट मेयर साहब है, 1904 में बर्थ हुआ, 2004 में मर गए। 5 जुलाई 1904 को ये भाई साहब का जन्म हुआ कैम्पटन जर्मनी में, ठीक है। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बायोलॉजिस्ट, इनको डार्विन
ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया। ठीक है, मेयर साहब ने ज्वाइन किया फैकल्टी ऑफ आर्ट्स 1953 में, रिटायर हुए 1975 में। ठीक है, अब इनको एक टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगैजी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब इन्होंने ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टेमेटिक्स, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और बायोलॉजी पर काम किया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में इनका काम बहुत ही इमर्जिंग था, मतलब वो स्पेसीज के डेफिनेशन को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब देखेंगे हम लोग, स्पेसीज आएगा। ठीक है, तो देखेंगे। और जो है मेयर साहब है, 3 प्राइज दिया गया रिगार्ड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बालाजान प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, के फोर्ड प्राइज 1999 और 100 साल की उम्र में 2004 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, ये चीजें आप लोग एक बार इसको गो थ्री हो जाइएगा। दिन खराब रहता है तो यहां से भी पूछ लेता है, पूछ लेगा हाँ भाई ये 3 गो अवार्ड का नाम बताओ। ठीक है, तो बालजान इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी और क्रेफोर्ड प्राइज 1999 में। ठीक है, ये चीजें। अब जो लिविंग बीइंग्स है, लिविंग बीइंग रहता कहाँ है? अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स में रहता है। हॉट स्प्रिंग, जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी एबव रहता है, वहां पे भी आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, साइनोबैक्टीरियाज मिल जाएगा। डेजर्ट्स में कैमल, कंगारू, रैट, ठीक है, वहां मिल जाएंगे कंगारू, रैट और कैमल। कोल्ड माउंटेन, जहां पर स्नो लेपर्ड्स, जो हिमालयाज के रीजन है वहां। फॉरेस्ट में पता ही है, जंगल में क्या मिलता है? शेर मिलता है सर। ओशंस में डॉल्फिन मिलेंगे, वेल्स मिलेंगे। फ्रेश वाटर में अगर लोटस, हाइड्रिला, फिशेस में रोहू, कार्प्स, ये सब मिलेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट्स हॉट स्प्रिंग से लेके फ्रेश वाटर, लैंड, सब जगह मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको चिंता नहीं करना कि यही मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लगभग हर एक कंडीशन में मिलता है। ठीक है, और गैलोपिंग ऑफ हॉर्स, घोड़े का ही निनाना, माइग्रेटिंग बर्ड्स का आना, फ्लावर्स का वैली, ठीक है, अटैक, शार्क का अटैक, ये सारा चीज एक तरह का आश्चर्य पैदा करता है। ये सब देखने सुनने में आपको एक डीप सेंस ऑफ वंडर दिखेगा। ठीक है, ये चीजें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर बात है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन। एक अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में एक कोऑपरेशन भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक है, कम्युनिटीज लेवल पे होता है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक्स, जो सेल के अंदर बहुत सारा चीजें जो बन रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्म में, सब अपना अपना काम कर रहा है सब। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रैफिक भी सेल के अंदर हो रहा है और सब आदमी अपना काम कर रहा है, सब ऑर्गेनल अपने काम कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन के बीच में अलग अलग तरह का राइवलरी, तो फूड के लेकर राइवलरी, कभी कभी म्यूचुअलिज्म भी देखने को शो करता है, पैरासिटम देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब सारा टॉप चीजें हम इकोलॉजी में देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको अमेज करेगा कि एक हॉट स्प्रिंग में ही मिलता है, कोल्ड रीजन में भी मिलता है, इवन कोल्ड माउंटेन्स में भी मिलता है, और फ्रेश वाटर में भी मिलता है, ओशन में भी मिलता है, लैंड पे भी मिलता है। ठीक है, बात करी जाए लाइफ का तो बेसिकली 2 चीजें हैं। एक है टेक्निकल लाइफ का मतलब, और एक होता है फिलोसॉफिकल हम लोग को नहीं दे, बीइंग ए साइंटिस्ट हम लोग को टेक्निकल चीजें देखनी है। फिलोसॉफिकल में हो जाता है हाँ भाई क्यों है लाइफ, इस दुनिया में लाइफ का क्या मतलब, फिलोसॉफिकल
लाइफ क्या है, हम कैसे उसको देखें। मगर हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं, हम लोग इस वो दार्शनिक चीजों में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि टेक्निकल चीजें क्या है लाइफ, वो देखेंगे। ठीक है, बातें आ गया समझ में सारा। अब यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड, कितना आश्चर्यजनक है लिविंग वर्ल्ड, कि आप लोग को दिखेगा कि चाहे वो कोल्ड माउंटेन हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ओशन हो, फ्रेश वाटर लेक हो, डेजर्ट्स हो, हॉट स्प्रिंग हो, सब जगह मिलता है हमारा लिविंग वर्ल्ड। चाहे वो गैलोपिंग हॉर्स, घोड़े का ही नहीं, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, शार्क का अटैक हो, ये सब एक तरह का आश्चर्य बताता है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, यही है कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म, एक पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटीज में, और मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी काम कर रहा है, गोल्जी बॉडी भी काम कर रहा है, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काम कर रहा है, न्यूक्लियस भी देख रहा है, सब चीज हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है। ये सब क्या कर रहा है, लाइफ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ, इस क्वेश्चन का दो बातें है, एक टेक्निकल आंसर है और दूसरा फिलोसॉफिकल आंसर है। जो टेक्निकल पार्ट है वो बता रहा है कि, टेक्निकल पार्ट जो है वो बताएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, और फिलोसॉफिकल, बीइंग ए साइंटिस्ट, हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस बताएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि लिविंग क्या है। लिविंग का बात करा जाए, व्हाट इज लिविंग? सर, लिविंग में सर हम पढ़े हैं बहुत सारा कैरेक्टर्स होता है। क्या क्या पढ़े बच्चे? सर ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है। ये सारे कैरेक्टर्स लिविंग में मिलते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो, ठीक है। मगर अभी एक एक करके देखते हैं सब चीजों को। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। और ये तीनों, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। आएंगे उस पर कि डिफाइनिंग क्यों बोला गया, नॉन डिफाइनिंग क्यों बोला गया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं ग्रोथ से। सर ये ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ सिंपल सा बात है। ग्रोथ जो है बच्चे, मेरा राजा बेटा, मेरा गुल्टू, ग्रोथ सीधा सीधा बात करा जाए कि इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों हुआ ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब कि अगर कहीं भी मास बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोल देंगे। वेरी गुड। तो ये पहाड़ है, ये पहाड़ बीच से ब्रेक हुआ, दो अलग अलग न्यू न्यू पहाड़ बन गया, क्या इसको लिविंग बोल देंगे? ठीक है। तुम्हारे घर के बगल में सिमरन रहती होगी, सिमरन वही डीडीएल वाली। सिमरन का घर एक तल्ला था, 1 फ्लोरिंग का था। उसके पापा के पास बहुत सारा पैसा आया, उसने 2 तल्ला बनवा लिया। तो क्या यहां भी तो ग्रोथ हो रहा है, क्या इसको लिविंग बोलेंगे? बच्चे बताओ। सर ये लिविंग तो नहीं है। हाँ, लिविंग नहीं है मगर ग्रोथ तो हो रहा है। ये डेफिनेशन ये कहता है कि मास बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो ये तो इसका तो मास बढ़ा होगा, ठीक है, या नंबर बढ़ा, तो क्या इसको लिविंग मान लेंगे? नहीं, ग्रोथ तो है मगर लिविंग नहीं है। सर थोड़ा अच्छे से बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल और इंट्रिंसिक होता है।
इंट्रिंसिक होता है। इरिवर्सिबल और इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं हो। आज आप 50 केजी कल 5 ग्राम के नहीं हो जाइएगा, ठीक है, तो रिवर्स नहीं होगा ग्रोथ, जो मास है वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। और इंट्रिंसिक का मतलब है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, जो भी ग्रोथ होगा इनसाइड द बॉडी होगा, ग्रोथ आउटसाइड नहीं होगा। ये जो घर बन रहा है, बाहर से हम सीमेंट ईंट और ब्रिक्स लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है, बाहर से लगा रहे हैं, तब जाके इसका नंबर बढ़ रहा है। ये ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है, ठीक है। तो ग्रोथ कैसा होगा कि इरिवर्सिबल, इंट्रिंसिक और परमानेंट, ठीक है। जैसे सेनेसेंस के एज में जो सेल का डिवीजन है वो सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए होता है, नया सेल बनने के लिए नहीं होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ जो होगा इरिवर्सिबल होगा, इंट्रिंसिक होगा और परमानेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो एक वर्ड है ऐसा, एक लाइन है ऐसा लिख सकते हैं, इरिवर्सिबल, इंट्रिंसिक एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एंड individual cell। एक सेकेंड यार, इंडिविजुअल, ठीक है। तो यही चीज है कि चाहे वो किसी ऑर्गन का साइज बढ़ रहा हो या कोई पार्ट्स का बढ़ रहा हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल सेल का बढ़ रहा हो, ठीक है। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करा जाए, ग्रोथ कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा, इंट्रिंसिक होगा और परमानेंट होगा। ग्रोथ का बात करा जाए, ग्रोथ का बात करी जाए तो ये दो भाग में बंटते हैं, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है कि मेरे ऊपर से बाहर से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी चीजें आ रहा है तो बाहर से आ रहा है, तो क्या उसको ग्रोथ बोलेंगे? हाँ, ग्रोथ तो बोलेंगे, पर वैसा ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होगा? इंट्रिंसिक होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? और एक और बात है कि अब बात करा जाए हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सिंपल सा बात है कि अगर कोई प्लांट है तो उसका रिप्रोडक्शन अलग होगा और ग्रोथ अलग होगा। हायर प्लांट्स में अगर यूनिसेलुलर की बात करा जाए तो ग्रोथ अमीबा है, डिवाइड करे या रिप्रोड्यूस करे, वो क्या होगा? बाइनरी फिजन में दो में बदल जाएगा। तो क्या हो गया? वो दोनों क्या हो गया? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या हो गया? एक तरह से सेम ही हो गया यूनिसेलुलर लोगों के लिए, ठीक है। मगर यहाँ हायर प्लांट्स का बात करें, फॉर एग्जांपल हम मैंगो ट्री की बात कर लेते हैं, तो ग्रोथ होगा इसमें, ग्रोथ क्या होगा? रूट का डेवलपमेंट होगा, शूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये सब होगा।
रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। हाँ, मगर रिप्रोडक्शन होगा तो सीड से एक अलग प्लांट बनेगा। तो यहां भी रिप्रोडक्शन अलग हुआ, ये ग्रोथ हो गया, ठीक है, और ये आपका रिप्रोडक्शन हो गया। यही एनिमल्स का बात कर ली जाए तो वही होता है, ग्रोथ इंट्रिंसिक हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, इनसाइड द बॉडी हुआ, ठीक है। और दूसरा नंबर बात है कि रिप्रोडक्शन एक अलग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। बात समझ में आ गया? तो ये चीज लिखा है कि हायर प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। सब बातों की एक बात की, बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होगा। मगर 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 लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसा होगा? इंट्रिंसिक। तो इसी के बिना पे हमको ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मान सकते, ठीक है। हाँ, एक टर्म हो जाएगा कि इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर इंट्रिंसिक हो तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे। हाँ, ग्रोथ इंट्रिंसिक हो तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम लोग मानेंगे। तो ग्रोथ हमेशा कैसा होना चाहिए? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। तो क्या हम उसको, तब उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मान लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गया। तो सीधा एक बात है कि ग्रोथ कैसा होना चाहिए? तो इंट्रिंसिक होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ कैसा होना चाहिए? इंट्रिंसिक। हाँ सर, समझ में तो आ गया, ग्रोथ इंट्रिंसिक होना चाहिए। आगे चले? हाँ सर, चलिए। तो आप बात करा जाए रिप्रोडक्शन। हाँ भाई, हाँ भाई, सो मत, उठो उठो उठो। तो रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन सर, रिप्रोडक्शन हमको पता है, अपने जैसा के बनाने को, अपने जैसा को बनाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब राम कुमार है, राम कुमार जैसा को बनाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स कि एज ए ह्यूमन वी गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। मेरे ऐसा आंख होगा, नाक होगा, कान होगा, ठीक है। अब काला को गोरा, गोरा को काला हो सकता है, रंग फेयर, मगर मॉर्फोलॉजिकली बात करा जाए, एनाटॉमिकली बात करा जाए कि मेरे पास एक हार्ट है तो उसके पास 4 हार्ट नहीं होगा, मेरे पास 2 किडनी है तो उसको 40 किडनी नहीं होगा। मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली सिमिलर होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? तो वही चीज है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी of its own kind, is called reproduction. हाँ सर, समझ में आ गया। मेनली रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, पता है सर? पता है? हाँ बताओ सर। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, बताओ बच्चे। सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हाँ, बहुत तेज हो। सेक्सुअल में क्या हो? सेक्सुअल में बाई पेरेंटल होता है और यहां यूनिपेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल मतलब बच्चे, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, मगर यहां पर मेल फीमेल का बात ही नहीं होता है, ठीक है। एक पेरेंट्स ही, ठीक है, जरूरी होता है। तो यहां गैमेट्स की बातें होंगी। हाँ, गैमेट्स की बातें होंगी। यहां नो गैमेट फॉर्मेशन, यहां कोई गैमेट नहीं होगा, यहां कोई सेक्सुअल नहीं होगा,
यहां यहां स्कोप ऑफ एवोल्यूशन है, स्कोप ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है, यहां नो स्कोप ऑफ एवोल्यूशन। ये क्लोन कहां बनेगा, तो यहां क्लोन नहीं बनेगा, यहां क्लोन बनेगा, ठीक है, यहां सिमिलर होगा, यहां आइडेंटिकल होगा, ठीक है। अब एसेक्सुअल में भी डिफरेंट टाइप का हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बाइनरी फिजन, फिजन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या वो लिविंग होगा? एकदम होगा। अगर हनी बीज का बात करा जाए, जो वर्कर हनी बी होते हैं, ठीक है, वर्कर हनी बी, म्यूल्स की बात करी जाए, तो ये लोग तो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो क्या इसको नॉन लिविंग कह दिया जाए? नहीं, ये नॉन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, दे आर लिविंग। तो क्या इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज माना जा सकता है? नहीं, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक चीज है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होता है। जाहिर बात है कि एक एमीबा है, एमीबा डिवाइड किया, दो अलग अलग एमीबा बना लिया, ठीक है, फिजन के थ्रू, ठीक है, दो अलग अलग, तो इसको ग्रोथ भी बोलेंगे, रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। मगर यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। ग्रोथ का मतलब होगा इंक्रीज इन मास और सेल, रिप्रोडक्शन का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ग्रोथ का मतलब ही होगा कि इंक्रीज इन, ग्रोथ का मतलब होगा यहां, ग्रोथ का मतलब होगा, ग्रोथ का मतलब होगा इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ग्रोथ, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं बोला जा सकता। अब ये तो बात समझ में आ गया कि सर ये दोनों को डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्यों नहीं बोला गया। तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म्स की, मेटाबॉलिज्म की। देखो बच्चे, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहले दुनिया जानती है, हम भी जान लेते हैं भाई, कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन बॉडी, उसको आसान भाषा में बोल देंगे मेटाबॉलिज्म।
अब इसको देखते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो, एक केमिकल रिएक्शन नहीं, सारे ओवरऑल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट का बनना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, प्रोटीन का बनना, लिपिड का बनना, ये सारे केमिकल रिएक्शन, ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। किसी एक रिएक्शन को नहीं बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। उसी के वजह से हम लोग जिंदा हैं। अगर एक रिएक्शन बंद तो कहानी खत्म। चलते हैं, अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना जैसा हो जाएगा। कोई एक रिएक्शन बंद हुआ तो लिविंग जो है वो किस वजह से, सारे केमिकल रिएक्शन का बनना के वजह से। तो इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए, ऑल केमिकल रिएक्शन, इस बात को समझ लीजिए, ऑल केमिकल रिएक्शन। अब क्या सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करता है? नहीं भाई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। नो मेटाबॉलिज्म, नो मेटाबॉलिज्म। सर एक बात बताइए कि इसी रिएक्शन को हम एक ऐसा टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते हैं? यही जो एक रिएक्शन है, मान लीजिए आप कह रहे हैं, आपकी बातें सर माथे पे, आप कह रहे हैं कि इसी रिएक्शन को हम लोग स्टार्च का बनना जो कि मतलब फोटोसिंथेसिस में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है, इसी को रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं कि हम इसको इस टेस्ट ट्यूब में करा लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसको लिविंग बोल देंगे? क्या इसको लिविंग बोल देंगे? क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं होगा, मगर ये रिएक्शन लिविंग है। क्या मतलब रिएक्शन क्या लिविंग है? इस रिएक्शन कोई ऑर्गेन प्लांट्स में हो रहा है, इस रिएक्शन की वजह से प्लांट लिविंग है, मगर ये टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म का, ये मेटाबॉलिज्म का एक सिर्फ एक रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन नहीं होगा। उस रिएक्शन के चेन को, टोटल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म हम कह रहे हैं। मेटाबॉलिज्म कोई एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस। बात समझ में आ गई? हाँ सर, आपकी बातें हमको पूर्णतः समझ में आ गई कि भाई सिर्फ स्टार्च के बनना को हम लोग, स्टार्च के बनना को हम लोग मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म ओवरऑल रिएक्शंस को, पूरे सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द सेल कोई रिएक्शन को, एक रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो वो लिविंग नहीं हो सकता, वो एंटिटी लिविंग नहीं हो सकता। लिविंग होने के लिए सारा रिएक्शन होना चाहिए, सारा रिएक्शन का चेन होना चाहिए, सारा रिएक्शन होना चाहिए, तब जाके लिविंग होता है। कोई एक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब होने से टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, ये कौन कौन बताइए सर? एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। कौन सा बॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। कौन सा बॉलिज्म? एनाबॉलिज्म। सर एनाबॉलिज्म को क्या कहेंगे? मेरा गुल्टू इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्या बोलेंगे गुल्टू? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और कैटाबॉलिज्म को बोलेंगे मेरा राजा बेटा डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। कौन सा ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। मतलब सर मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अगर बना रहे हैं
तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। और इस कॉम्प्लेक्स से अगर सिंपल बना रहे हो तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, बात करा जाए सिंपल में फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल, यहां पर लाइट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, मेरा बात समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट तो मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म निर्विवाद रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो कौन सा मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, याद रखिएगा। एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बनाना है, कैटाबॉलिज्म में तोड़ना है। एनाबॉलिज्म में बनाना है, कैटाबॉलिज्म में तोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी का बात नहीं है। हम लोग इसको आसान भाषा में कि कैसे समझेंगे, बस वही उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, बात करा जाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है कि सेलुलर मतलब सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, बताइए सर। ठीक है, कि बिना सेल के लाइफ संभव ही नहीं है। ठीक है, सेल के लिए, लाइफ होने के लिए यूनिसेलुलर सेल भी होना जरूरी है। विदाउट सेल लाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, कि सेल नहीं होगा, उसमें रिएक्शंस नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो कहां से होगा? ठीक है, कि बिना सेल के यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेड। ठीक है, कि लेस देन अ सिंगल सेल के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कह देंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, और लास्ट पार्ट है अपना कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग environments and respond to environment stimuli। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को से रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, मतलब कोई गर्म चीज है, उसको पकड़ लिया तो क्या हुआ कि आपको सेंस ऑफ हॉटनेस लगा, फिर क्या हुआ कि आपने हाथ पीछे खींचा, चलते 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 आपने सांप पर पैर पड़ा, आंख ने देखा सांप को, फिर क्या हुआ, ब्रेन को मैसेज कर जल्दी पीछे हटा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स। चाहे वो अपना प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो
मल्टी सेलुलर हो, ऑल respond to stimulus। आपने किसी को पिन चुभाया, तो पिन चुभाने से क्या होगा, उसको पेन होगा, वो हटाएगा हाथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि रेस्पॉन्स टू व्हाट द स्टिमुली, उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कभी प्लांट फ्लावर इन ए पर्टिकुलर सीजन, ये भी क्या है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ये भी क्या है, स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस। बहुत सारे एनिमल हीट में आते हैं पर्टिकुलर सीजन्स में, जस्ट लाइक अ डॉग, वो भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉन्शियसनेस। तो ये है हमारा वो पूरा टॉपिक। अब हम लास्ट को इसको सिर्फ 5 मिनट में कैसे हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक लाइन और है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ केपेबल रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ये एक बहुत ही अच्छा लाइन है, पुराने एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसी को मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने से अपना फॉर्म बनाना। इवॉल्विंग, लाइफ के दौरान एवोल्यूशन होगा, पहले हम 2 पैर पे थे, अब 4 पैर पे आए, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम, हमारे सेल में बहुत सारा रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसी इंटरैक्टिव सिस्टम की वजह से हमारे अंदर लाइफ है। केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स करेंगे। कोई मार रहा है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेंगे, कोई ऐसा चीज दिख गया उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेंगे, हॉट चीज में हाथ सट गया उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेंगे। एडेप्टेशन एंड होम्योस्टैसिस आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग, ठीक है। ठंडा है, गर्म कपड़ा पहने, ठीक है, उसको एडेप्टेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल है मगर वो है। होम्योस्टैसिस, मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मतलब है कि हम लोग वी मेंटेन आवर नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो यही है हमारा, यहां पर अब टॉपिक होता है खत्म। अब हम इसको एक सम अप करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ब्लैक स्क्रीन पे हम ले चलते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या देखा, बताओ बताओ बच्चे, क्या देखा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ये 5 चीजें देखी हमने। पहला ग्रोथ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। पहला ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। मगर ये ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा ग्रोथ नहीं मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ मिलता है वो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और इरिवर्सिबल। दूसरा रिप्रोडक्शन, अपने से अपने जैसा को बनाना, मगर यहाँ पर हम लोग को म्यूल्स, वर्कर हनी बी, ये सब मिल जाते हैं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, मिल जाते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म है मगर रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए ये दोनों को हम लोग
नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में लाते हैं। ठीक है, बात किया जाए मेटाबॉलिज्म का, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। मेटाबॉलिज्म आउटसाइड ऑफ द सेल कोई एक रिएक्शन होता है तो उसको लिविंग नहीं बोल देंगे। ऑल केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो एक को लिविंग नहीं बोलेंगे, पूरा केमिकल रिएक्शन हो, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल होना ही चाहिए, विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन। कॉन्शियसनेस रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, यही था हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने देखा। आशा करते हैं कि आपको आज का जो भी हमारा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट हो आप AJITSHEKHAR@gmail.com पे आप भेज दीजिए। ठीक है, आपको मैं एक जूम का लिंक भेजूंगा। ठीक है, उस पे हम लोग डाउट प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के क्लास में कोई भी वो नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप कमेंट्स में अपना रिव्यू दें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।